यह आज आपको पाठशाला में आगे 9:30 बजे के करीब बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल दिन भर की रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, राहुल हिंडनबर्ग दोनों को भारत का करारा जवाब, मोदी नहीं देश निशाने पर है क्या? भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए बना भयानक प्लान कैसे एक्सपोज हुआ? सेबी क्यों निशाने पर आया? मार्केट गिराकर मोदी को हटाने का प्लान है क्या? और सोरोस का दिमाग, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और भारत में कैसे सीक्रेट प्लेयर्स एक्टिव हो गए, सबसे पहले इसका जवाब। कुछ लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इस लेवल पर जा चुके हैं कि उन्हें देश दिखना बंद हो गया है, और इसलिए कई बार यह समझना जरूरी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के चक्कर में क्या देश को भी दांव पर लगा दिया जा रहा है? देश के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं, और आज उन्हीं में से एक साजिश को, बड़ी साजिश को देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यह साजिश थी देश के शेयर मार्केट को बर्बाद कर देने की। और सोचिए लोग किस लेवल पे चले गए। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शेयर मार्केट गिरेगा तो आपका, आप जैसे लोगों का, आम आदमी का करोड़ों रुपया स्वाहा हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को हटाना है बस। यह साजिश थी देश के आम लोगों के मेहनत की कमाई डुबो देने की। यह साजिश थी विदेश में बैठकर भारत की बर्बादी में अपना फायदा ढूंढ लेने की। 2 दिन से हिंडनबर्ग का बड़ा शोर मच रहा था। हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिसने पहले भी भारत के शेयर मार्केट को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उस वक्त वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त लाखों करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए जो है, वो स्वाहा तो हुए, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने रिकवरी कर ली। लेकिन 2 दिन पहले फिर से नई कोशिश हुई, नए आरोप लगाए गए जिससे भारत का शेयर मार्केट बैठ जाए। लेकिन आग लगाने वाले इस बड़ी साजिश में यहां पर वो नेता भी पेट्रोल डालने लगे जिनकी पूरी राजनीति ही नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर चलती। शनिवार को हिंडनबर्ग ने शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के चीफ पर आरोप लगाए, तो राहुल गांधी भी उन आरोपों को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने लगे, जबकि यह वही हिंडनबर्ग है जिसके पहले के आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाए थे। बावजूद इसके राहुल गांधी को इससे क्या मतलब? वो उतर गए विरोध करने नरेंद्र मोदी का। वो फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर उड़ने लगे और एक तरह से भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले छोटे छोटे निवेशकों को डराने लगे कि आपका पैसा डूब जाएगा बॉस। लेकिन आज जो हुआ उससे हिंडनबर्ग जैसी विदेशी ताकतों और राहुल गांधी जैसे नेताओं की क्लास लग गई, क्योंकि ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के शेयर मार्केट का कुछ बिगाड़ पाई, ना राहुल गांधी की डराने वाली बातें मार्केट पर कुछ असर दिखा पाई। आज भारत ने इन लोगों को जवाब दिया। नरेंद्र मोदी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत ने जवाब दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को 2 कौड़ी का साबित कर दिया भारतीयों ने। पिछले साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे तो भारत के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, ब्लड बाथ हो गया था। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उसके बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी, कोई बड़ी गिरावट वहां देखने को नहीं मिली। आपको मैं आंकड़ों के साथ उदाहरण देकर बताता हूं कि क्या स्थिति रही, कैसे हिंडनबर्ग को उसकी औकात दिखाई आज भारत ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और इसका आप कंपैरिजन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत को समझ में आ गया कि भाई इनका एजेंडे में नहीं फंसने का है। 24 जनवरी 2023 को पहली रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए, और सेंसेक्स 2 दिन में कितना नीचे आ गया था? करीब 1000 पॉइंट गिर गया था। 1000 पॉइंट गिर गया था सेंसेक्स, क्योंकि भाई तब लोगों को पता नहीं था कि हिंडनबर्ग क्या चीज है। लोगों ने सोचा अरे ये कह रहा है सही होगा। लेकिन हमने जब फैक्ट्स के साथ बात की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये तो गड़बड़ मामला दिख रहा है, इस तरह का हिसाब नहीं लग रहा है। सेबी ने कई मामलों में क्लीन चिट दे दी। उसके बाद ये लोग दोबारा लौटे। जब दोबारा लौटे तो भारतीयों ने कहा कि ओ हेलो, समझ में आ गया तुम क्या चीज हो। और इसलिए अगर आप देखेंगे 12 अगस्त 2024 यानी आज के दिन क्या हुआ है, आज सेंसेक्स गिरा कितने पॉइंट? आज सेंसेक्स गिरा मात्र 57 पॉइंट। 57 पॉइंट बॉस। कहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर 1000 पॉइंट गिर जाने वाला शेयर मार्केट आज मात्र 57 पॉइंट गिरा है। 57 पॉइंट। यह तब हुआ है
जब हिंडनबर्ग ने पूरा जोर लगा दिया, राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया, 2 दिन से ऐसा माहौल बना दिया गया कि शेयर मार्केट तो डूब जाएगा। शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क है, छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। उसके बावजूद आज भारत ने जवाब दिया। सुनिए आपको राहुल गांधी ने कल क्या कहा था, वो सुनाता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे चक्रव्यूह रचा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. यानी हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता क्या है आज आपको यह भी बताऊंगा। कैसे हिंडनबर्ग खुद ही उस रिपोर्ट के आखिर में आपके आंखों में धूल झोंकने के बाद क्या क्या लिखता है वो भी बताऊंगा। लेकिन बॉस, इसको सिर्फ हिंडनबर्ग से और भारत में कुछ विपक्षी पार्टियों के पॉलिटिक्स से जोड़कर देखिएगा तो आप लार्जर पिक्चर नहीं देख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा कि चल क्या रहा है। आपने राहुल गांधी को कई बार चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल करते हुए अभी हाल में सुना होगा। मैं आपको दिखाता हूं चक्रव्यूह कैसा बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ। इस चक्रव्यूह को आपको देखना चाहिए। इस चक्रव्यूह के सेंटर में अगर आप देखेंगे चक्रव्यूह, और इसके सेंटर में कौन है? इसके सेंटर में है मोदी। और जिन लोगों को नरेंद्र मोदी के आगे भारत दिखना बंद हो जाता है, वो देखें कि कैसे वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। और इस चक्रव्यूह को अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको सेंटर मानते हैं, तो इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, जिसको अगर आप देखेंगे जिसमें भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। अगर आप अलग अलग लेयर्स देखते जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं ये लेयर्स क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे अंदर का जो मार्केट है, अंदर का लेयर है, वो है शेयर मार्केट और इकोनॉमी। बॉस, भारत की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत क्या है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था है। और अगर यह नरेंद्र मोदी को रोकना है तो भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना होगा। इसलिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। कभी यह बोलकर कि LIC का पैसा डुबा दिया मोदी ने, कभी यह बोलकर कि बैंकों का पैसा डुबा दिया मोदी ने, और कभी यह बोलकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सहारे कि भैया मार्केट तो गया, पैसा तुम्हारा गया। क्योंकि एक बार इकोनॉमी गिर गई, एक बार भारत की रफ्तार धीमी पड़ गई, तो फिर नरेंद्र मोदी को रोकने में काम आएगा। लेकिन यह चक्रव्यूह का पहला लेयर है। इसके बाद आप देखिए ये जो लेयर है दूसरा, इसमें है अग्निवीर, देश की सेना। अगर देश की सरहदें कमजोर पड़ गई, अगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर पड़ गई, अगर देश की सेना जो कभी नहीं हिली, कभी नहीं डिगी, आसपास के देशों को आप देख लीजिए, अगर वो सेना कमजोर पड़ गई, तब जाकर भारत को कमजोर किया जा सकता है। और इसीलिए अग्निवीर पर सवाल उठते हैं। इसी तरह से आप देखिए एक लेयर है किसान। जो लोग 60 साल राज करने के बाद किसान को MSP की गारंटी नहीं दे पाए हर फसल पर, वो आज अचानक कहने लगते हैं कि MSP का पे कानून बन जाना चाहिए। यह सिर्फ प्रयास है कि कैसे किसान सड़क पर आए, कैसे अग्निवीर के नाम पर देश का जवान सड़क पर आए। और इससे भी जब नहीं मन भरता तो अगली है जाति जनगणना। जातिगत जनगणना के नाम पर किसी तरीके से जो हिंदू है वो बट जाए और वो सड़क पर आ जाए। इससे भी मन नहीं भरता तो अगली लेयर है आरक्षण। आरक्षण खत्म कर देंगे, इस बात पर बहकाओ, सड़क पर उतारो। इससे भी मन नहीं भरता तो फिर बोलो मुसलमान खतरे में है, मुसलमान को टारगेट करो, कम से कम वो सड़क पर आए। और उससे भी मन नहीं भरता तो बोलो संविधान ही खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी देश खत्म कर देंगे। ये अलग अलग लेयर है बॉस इस चक्रव्यूह के। और इसके बीच में टारगेट पर चारों तरफ से नरेंद्र मोदी हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी के चक्कर में ये लोग भारत को टारगेट कर लेते हैं, इनको समझ ही में नहीं आता। इस चक्रव्यूह को समझिए। सड़क पर कैसे लोग आ जाएं और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएं, प्रयास इसी का दिखता है। हालांकि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बातें कही थी, उससे देश के निवेशक डरे नहीं। मार्केट में आज एक और गजब की बात हुई जिससे इन लोगों को डबल झटका लगा होगा। मार्केट में भाई सबसे ज्यादा किसको घबराना चाहिए? सबसे ज्यादा जो घरेलू निवेशक है, वो तो छोटा निवेशक है, वो घबराता, अरे यार कहीं अब तो पैसा डूब गया। तब वो तो उस दिन तो उस बार तो बड़ा कांड हुआ था। यहां उल्टा हो गया।
मार्केट में विदेशी निवेशक यानी एफआईआई ने अपना पैसा निकाला आज, जबकि देसी निवेशकों ने डीआईआई, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसने अपना पैसा लगाया। आप देखिए कैसे देश जो है अब ये चीजें समझने लग गया है। आपको ये समझ में आएगा, जिसको आप घरेलू निवेशक कहते हैं, घरेलू निवेशक, उसका डीआईआई, उसको अगर आप देखेंगे, उसने आज शेयर खरीदे कितने? 13,702 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। ये घरेलू निवेशक का बता रहा हूं। और आज बेचे कितने? 9,224 करोड़। 9,224 करोड़ के शेयर बेचे घरेलू निवेशक ने। यानी घरेलू निवेशक ने ज्यादा पैसा लगाया आज। उसको डर नहीं लगा कि हिंडनबर्ग क्या बोल रहा है, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो एफआईआई है, विदेशी निवेशक, उसने इस डर से कि भैया कहीं ऐसा ना हो, भाई उसको नहीं पता यहां क्या खेल चलता है ना, वो थोड़ी समझ रहा है। उसने कितने खरीदे आज? उसने 13,846 करोड़ रुपए की खरीदारी की और कितने बेचे? 18,526 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए आज। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे एजेंडाधारियों को आज देश ने जवाब दिया है। घरेलू निवेशकों ने ज्यादा आज शेयर खरीदे, यानी आज राहुल गांधी को भी जवाब मिल गया और हिंडनबर्ग को भी जवाब मिल गया। शेयर मार्केट पर इन बातों का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि हिंडनबर्ग जैसी विदेशी ताकतों का खेल भारत के लोग समझ चुके हैं कि सब भारत और मोदी को बर्बाद करना चाहते हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं के बारे में भी लोग अब समझ चुके हैं कि वो झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। इसलिए चाहे जितना हिंडनबर्ग कोशिश कर ले, माहौल बना ले, चाहे राहुल गांधी कितना माहौल बना ले, अब लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। अब नरेंद्र मोदी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग खुद जवाब दे रहे हैं। आप यह भी देखिए कि जो लोग शेयर मार्केट को लेकर डरा रहे थे, ये कह रहे थे कि छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, वो खुद कितना कमा रहे हैं। शेयर मार्केट से राहुल गांधी ने खुद जो पैसा कमाया है, जो लगाया है, उस पर कितना फायदा हो चुका अगर आप देखेंगे। राहुल गांधी 5 महीने में 46,49,000 रुपए का फायदा कमा चुके हैं शेयर मार्केट से। जो राहुल गांधी दुनिया को कह रहे हैं, देश को कह रहे हैं कि भैया यहां शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, वो खुद पिछले 5 महीने में 46 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा चुके हैं शेयर मार्केट से। यानी खुद तो पैसा कमा रहे हैं मार्केट से और दूसरों को डरा रहे हैं। राहुल गांधी खुद तो शेयर मार्केट से कमाई कर ही रहे हैं, लेकिन वो पिछले कई सालों से कई सरकारी कंपनियों को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाते रहे और यह बात कहते रहे कि सरकार के निर्णयों की वजह से सरकारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी जिस भी सरकारी कंपनी का नाम लेते हैं, उसका शेयर रॉकेट बन जाता है। जैसे 2018 में एचएएल को लेकर राहुल गांधी खूब बोले, आरोप लगाए, लेकिन आप देखिए कि 2018 में एचएएल का शेयर 500 रुपए के आसपास था। आज की डेट में एचएएल का शेयर 4,724 रुपए पर है। इसी तरह से एलआईसी के बारे में, अडानी के मामले में खूब राहुल गांधी ने बोला। एलआईसी का शेयर मार्च 2023 में 560 रुपए का था। आज की डेट में एलआईसी का शेयर 1,077 रुपए का है। इसी तरह से एसबीआई को लेकर बोला, तब एसबीआई का शेयर 520 रुपए का था, अब 814 रुपए का है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि जिस भी कंपनी को विपक्ष गाली दे, समझ लो अब वो अच्छा करने वाली। आपको पीएम मोदी का वो पुराना बयान याद दिलाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि आज इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स क्या हुई है और हिंडनबर्ग कैसे एक्सपोज हुआ। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए, साहब अच्छा ही होने वाला है। किसी भी देश में रक्षा, विदेश और आर्थिक मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। बहुत उन पर सोच समझ के बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे अहम पद पर होने के बावजूद राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं जिससे मार्केट क्रैश होने जैसा खतरा बनता है। जबकि राहुल गांधी अच्छी तरह समझते हैं कि शेयर मार्केट बाजार के सेंटिमेंट्स पर चलता है। किसी अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने आरोप लगा भी दिए तो उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना और उसके आधार पर मार्केट में पैनिक क्रिएट करना कहां की समझदारी है। इसलिए अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं। बीजेपी के आरोप लगा रही है, सुनिए एक बार वो भी। तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी
उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। यानी बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष एक अलायंस करे बैठा है विदेशी ताकतों के साथ। अच्छा, अगर विदेशी ताकतों की बात होती है, अगर विदेशी साजिश की बात होती है, तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप आसपास की घटनाओं को देखेंगे तो सवाल यही उठेगा कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है। जैसे आप देखिए कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां भारत विरोधी ताकतें हावी हो गई। इसके कुछ ही दिन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जो मार्केट गिराने के लिए आई। आप यह भी देखिए कि पहले बांग्लादेश के बहाने जनता को उकसाने की कोशिश हुई, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिससे आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं का कोई कनेक्शन है? क्या कोई टूलकिट फिर से एक्टिव हो गई है जो भारत को बर्बाद देखना चाहती है? क्योंकि अभी पड़ोस में देखिए कि कैसे बांग्लादेश बर्बाद हो गया, वहां पर अच्छी खासी सरकार का तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को अपने ही देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद पब्लिक सड़क पर नहीं आ रही। वो पब्लिक कैसे सड़क पर आएगी? जब तक कि अर्थव्यवस्था न डूब जाए, जब तक कि सड़क पर आने के लिए लोग मजबूर हो जाएं कि भाई हमारे पास ना नौकरी है, ना खाने को है, ना कुछ है। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाया हुआ है, तो अर्थव्यवस्था नीचे कैसे आएगी? शेयर मार्केट गिरा दो, LIC को लेकर भ्रम फैला दो, SBI को लेकर कुछ कह दो, मार्केट सेंटिमेंट हिला दो। अच्छा, कई लोग बांग्लादेश के मामले में यह मानते हैं कि इसमें चीन पाकिस्तान का हाथ, कई लोग मानते हैं कि अमेरिका का हाथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को शेख हसीना की सरकार पसंद नहीं थी, इसलिए शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह फैलाकर तख्ता पलट करवाया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अब तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश के बारे में यह चर्चा बहुत हो रही है कि वहां सेंट मार्टिन नाम के एक द्वीप पर अमेरिका की नजर थी और अमेरिका को यह द्वीप न देने की वजह से शेख हसीना की सरकार गिरा दी। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड है। इसका कुल क्षेत्रफल 3 स्क्वायर किलोमीटर। दावा है कि अमेरिका इस द्वीप पर एयरबेस बनाना चाहता था ताकि वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व बना सके। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्र मार्ग के आसानी से पहुंचा जा सकता है। साल 1971 से ही इस द्वीप पर अमेरिका और चीन की नजर है। इस द्वीप की बंगाल की खाड़ी से निकटता और म्यांमार से मरीन टाइम बाउंड्री की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत अहमियत है। कुल मिलाकर कहानी यह बताई जा रही कि भारत और चीन के बीच अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपना सेटअप तैयार कर सके और दोनों देशों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सके, क्योंकि अमेरिका को दुनिया के बॉस बनने की यह आदत है। हालात वैसे रहे नहीं, दुनिया में अर्थव्यवस्था में बॉस बना हुआ है भारत। जियोपॉलिटिक्स के कई एक्सपर्ट तो यह तक दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई देश बनाने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे अगर कुछ लोग अमेरिका का हाथ होने की संभावना देख रहे हैं तो उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका का इतिहास रहा है दूसरे देशों में घुस जाने का, दखल देने का और उसे बर्बाद कर देने का। आप देखिए ना, 2003 में अमेरिका ने इराक में दखल दिया, सद्दाम हुसैन को हटाया, इराक को लगभग बर्बाद ही कर दिया। अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग लड़ी, तालिबान को भगाया, 2021 में तालिबान को सत्ता दी, वहां से निकल लिया। 2015 में सीरिया पर हमला किया, युद्ध से सीरिया भी लगभग बर्बाद हो गया। मार्च 2011 में अमेरिका समेत नेटो फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया, तानाशाह गद्दाफी को गद्दी से हटाया, अमेरिकी दखल से लीबिया बर्बाद हो गया। कोई देश ऐसा नहीं है जहां यह घुसता हो अमेरिका और उसको बर्बाद करके ना छोड़ता हो। अभी आप देखिए रूस यूक्रेन में, यूक्रेन को पंप कर करके किसने आगे बढ़ाया? यही जो नेटो देश हैं, और उसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है कि तुम लड़ो लड़ो लड़ो, और उस यूक्रेन को नेटो में लेने को तैयार नहीं है ये लोग। इसलिए अमेरिका का दखल बांग्लादेश में नहीं है, यह सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता।
बांग्लादेश में अमेरिकी दखल की चर्चा हो रही है, लेकिन आप यह भी याद रखिए कि कैसे यूपीए सरकार के दौर में भारत में भी अमेरिका का दखल रहा है। यह सब जो चल रहा है इसमें लोग विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं। विदेशी ताकतों का भारत में 2014 के पहले क्या प्रभाव रहता था, यह आपको जानना चाहिए। यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे कांग्रेस के नेता नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में इसका खुलासा किया था। नटवर सिंह ने, कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के जमाने में बड़े मंत्री रहे, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि भारत में अमेरिका के 130 अधिकारी काम करते हैं, जबकि अमेरिका में भारत के 25 अधिकारी। अमेरिका के ये अधिकारी भारत में क्या कर रहे हैं? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ये नटवर सिंह कह रहे हैं कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इनमें से 25% तो CIA के एजेंट हैं, जो सारे मंत्रालयों में आते जाते हैं और हमारे संयुक्त सचिवों के साथ डिनर करते हैं। ये यूपीए सरकार का मंत्री लिख रहा है अपने किताब में। भाई, नटवर सिंह ने लिखा है कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि अमेरिका का उन पर बहुत दबाव है कि नटवर सिंह को विदेश मंत्री न बनाए। नटवर सिंह ने यह भी लिखा कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि अमेरिका बहुत पावरफुल है और वो भारत समेत कुछ देशों को अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये किसी बीजेपी वाले की बात नहीं बता रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जिनका हाल में निधन हो गया, नटवर सिंह, जो विदेश मंत्री तक रहे, उनकी किताब का बता रहा हूं कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई यूपीए के जमाने में अमेरिका का इतना दबाव था भारत की सरकार के ऊपर, वो अमेरिका आज की डेट में चुप बैठ जाएगा। उसको नरेंद्र मोदी पसंद आएंगे? वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया को डिक्टेट करते हैं कि भारत फर्स्ट रखूंगा, उसके बाद तुम्हारे हिसाब से बात करूंगा। वो नरेंद्र मोदी जो व्हाइट हाउस जाते हैं, हमने कवर किया ना बॉस, हमने देखा व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अंदर जो बाइडेन पूछ रहा होगा कि यार किसको बुला लिए, यहां मोदी मोदी हो रहा मेरे घर में। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जो अमेरिका की रिसर्च फर्म, हिंडनबर्ग भी अमेरिका की रिसर्च फर्म है, ये याद रखिएगा। इसलिए भारत को लेकर भी यही सवाल उठने लगे कि क्या विदेशी ताकतें कोई खेल कर रही, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो यहां इंडी गठबंधन के नेता भारत का हाल बांग्लादेश जैसा बताते रहे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो इंडी गठबंधन खर्चा पानी लेकर नरेंद्र मोदी और अडानी को घेरने लगा। सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग होने लगी। आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग हुई। आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं, इसलिए जेपीसी से जांच नहीं करवा रहे। आम आदमी पार्टी तो इस पॉलिटिक्स में सबसे आगे निकल गई। उसने सीधे सीधे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर विश्वास भी कर लिया और पीएम मोदी का इस्तीफा मांगने लगे। भाई लोग, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो यहां तक कहने लगे कि उन्हें तो इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिंडनबर्ग और अडानी का मामला उठाया था। एक बार सुनिए इनके गजब के लॉजिक। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। एक तो पहले ये लोग तय कर ले कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर गए थे इसलिए जेल में डाल दिया, या अडानी के मामले में इनको चुप कराने के लिए जेल में डाल दिया। एक बार मन तो बनाइए बॉस, कभी ये कभी वो। सिसोदिया ने स्कूल बनवा दिए इसलिए मोदी जी ने डर के जेल में डाल दिए। कायदे से पहले वजह तो तय कीजिए। और जिन लोगों को यह नहीं पता कि एमसीडी के अधिकारी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार ढंग से काम कर रही है नहीं, गरीब के घर में पानी कैसे पहुंचेगा, वहां नाले की सफाई हुई है या नहीं, दिल्ली में यमुना कब साफ होगी, यह सब इनको कुछ नहीं पता। लेकिन इनको यह पता है कि अडानी के मामले में कहां ऑफशोर कंपनी बनी और कैसे फायदा हुआ। इसलिए इनका लॉजिक तो छोड़ दीजिए, झाड़ दीजिए। आप यह भी देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कांग्रेस अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर जेपीसी की मांग नहीं मानी गई तो वो पूरे देश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले का संज्ञान लेने के लिए कह रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो इस मामले को कोर्ट में ले जाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले को राहुल गांधी और ईडी से भी जोड़ दिया। आरोप लगाया कि इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए ईडी को राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह देश का सबसे गंभीर मुद्दा है।
अब आप कांग्रेस को देखिए, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने संसद में कुछ बोल दिया है जो बीजेपी के कुछ दो बड़े नेताओं को पसंद नहीं आया, इसलिए ईडी उनके खिलाफ लगाई गई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग मामले में ईडी इनके पीछे लगाई गई है। मतलब जिसको जो मन आता है वो बोल देना। बॉस, जेपीसी बने ना बने, आप पब्लिक को बनाना बंद कीजिए। कांग्रेस इस मुद्दे को पकड़े हुए है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में पैनिक फैला रही है। एक बार सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में आरोप लगे क्या है जिससे इतनी सनसनी फैली, और क्या इस हिंडनबर्ग पे विश्वास किया जा सकता है, उसके भी फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए बीजेपी। अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो, विदेश का एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। यह है इनकी सोच। लेकिन हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का सच क्या है, यह भी तो आपको समझने की जरूरत है। दरअसल इस बार हिंडनबर्ग ने सीधे सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि माधवी और उनके पति की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इसी वजह से सेबी अडानी ग्रुप पर एक्शन नहीं ले रहा। माधवी बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन करने वाला बताया। सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि जिस फंड का जिक्र किया गया उसे उन्होंने 2015 में लिया था, तब उनका सेबी से कोई संबंध भी नहीं था। माधवी बुच ने कहा कि भारत में अलग अलग मामलों में हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने की बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चीफ के चरित्र हनन का विकल्प चुना। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इंडी गठबंधन में इतना तूफान आया, उस हिंडनबर्ग की हालत यह है कि जून 27 को सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया। यह नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि सेबी की जांच में यह सामने आया कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में निवेशकों को गुमराह किया गया। सेबी ने जांच में हिंडनबर्ग को कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी पाया। हिंडनबर्ग ने सेबी को तो इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए सेबी के आरोपों को नॉनसेंस बता दिया। यानी खुद पर आरोप लगे तो हिंडनबर्ग अपनी सुविधा से उसे तुरंत बकवास कहकर खारिज कर देता है, लेकिन अपनी मर्जी से वो कहीं भी किसी को भी अपनी रिपोर्ट में लपेट सकता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत में ऐसे नेता बैठे हैं जो उसका काम आसान कर देंगे, जो उसकी किसी भी रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानकर पब्लिक के सामने पेश कर देंगे और आसमान सिर पर उठा लेंगे। यही वजह है कि बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि हिंडनबर्ग के बहाने मोदी विरोधी टूलकिट गैंग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। सुनिए एक बार। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको बता दूं। कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी इकोनॉमिस्ट बन गए जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट्स हैं वाकई में वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्या क्या कह रहे हैं देश की जनता को जानना चाहिए। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से सेबी की चीफ माधवी जी को जानते हैं। माधवी की छवि बेदाग है और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ ही नहीं सकता। पूरा यकीन है कि माधवी हिंडनबर्ग का एजेंडा चकनाचूर कर देगी। आर्थिक जानकार किशोर सुब्रमण्यम का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अनुमान और अटकलों पर आधारित है। इस रिपोर्ट का मकसद निवेशकों में पैनिक क्रिएट करना है। हिंडनबर्ग का मकसद शेयर बाजार में भारी गिरावट लाना और इकोनॉमी को अस्थिर करना है। इसी तरह से टैक्स कंपास कंपनी के फाउंडर अजय
रोटी का कहना है कि हिंडनबर्ग खुद जिस जांच का सामना कर रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाने की हिंडनबर्ग की एक और कोशिश है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके लिए हिंडनबर्ग ने खुद ही लीगल डिस्क्लेमर दिया हुआ है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में खुद क्या लिखा है वो आपको देखना चाहिए। भाई तुम इतने बड़े अपने आप को बता रहे हो कि खोजी पत्रकार हो, खोजी संस्था हो, और नीचे क्या लिख रहे हो? इतना बड़ा रिपोर्ट छापे और उसके नीचे छोटा सा में क्या लिखे? ये लिखता है रिपोर्ट में, सुनिए, जिस पे लोगों की नजर नहीं गई। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के नीचे लिखता है ये रिपोर्ट हमारी राय और खोजी टिप्पणियां हैं। टिप्पणी है, बोलो ना बॉस की प्रूफ है। फिर लिखता है कि हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से इसकी जांच करे। फिर लिखता है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च का इस्तेमाल अपने रिस्क पर कीजिए। क्यों भाई? बोलो दम पे कि हाँ हमने ढूंढ के निकाला है, एकदम पक्का है, जो तुम्हारा मन करे करो। नहीं, कह रहा एट योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पर इसका इस्तेमाल कीजिए। लिखता है कि हमें जो भी जानकारी मिली है उसे वैसा ही प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसकी कोई वारंटी नहीं है। वारंटी नहीं है, और राहुल गांधी उसको गारंटी मान के चल रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पेश तथ्यों की सटीकता, समय और पूर्णता की जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में हिंडनबर्ग ने शॉर्ट निवेश किया हुआ है। हिंडनबर्ग और कंपनियां इससे मुनाफा कमा सकती। रिपोर्ट की गारंटी तुम लोगे नहीं। ये ना मतलब कि रिपोर्ट की जिम्मेदारी ढेले भर की नहीं। माल पीटेंगे पूरा और खुद को बताएंगे खोजी पत्रकारिता का मसीहा। इतने ही बड़े खोजी पत्रकार हो तो रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में पहले से निवेश करके क्यों बैठे हो? और उसके बाद रिपोर्ट काहे जारी कर रहे हो? पहले से निवेश करके। मुनाफा कमाना उद्देश्य है या सच सामने लाना? और उससे भी बड़ी बात कि किसी भी बात की जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं हो। भारत के कोर्ट में केस लड़ने आने को तैयार नहीं हो। यह तो हाल है हिंडनबर्ग का। और हमारे यहां का विपक्ष हिंडनबर्ग को राजा बेटा सोना बेटा बना के उसको जो है वो आगे किए जा रहा है। बस आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है क्या कि शेयर मार्केट गिरेगा? कितने लोग हैं जिनका घर बर्बाद हो जाएगा? बस मोदी उतार दो कुर्सी से, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मोदी उतार दो। और तो लड़ो ना, हराओ चुनाव में, मोदी उतार दो। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारत में हल्ला हंगामा मचा है वो है कौन? हिंडनबर्ग काम क्या करती है? हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जो किसी कंपनी या मार्केट के फाइनेंशियल फैक्ट्स का विश्लेषण करने का दावा करती है और शेयर की शॉर्ट सेलिंग करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि वो किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगा लेती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी की वेबसाइट में कहा गया कि उसकी नजर मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। हिंडनबर्ग मुनाफा कमाने के लिए किसी टारगेट कंपनी के भविष्य पर दांव भी लगाती है। हिंडनबर्ग के खिलाफ भारत में ईडी भी जांच कर रही है और उससे भारत के स्टॉक मार्केट के खिलाफ चल रही साजिश का पता चलता है। अगस्त 2023 में ईडी ने अपनी शुरुआती जांच में पाया था कि अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली 12 कंपनियां टैक्स हेवन देशों में, इनमें एफपीआई और एफआईआई भी शामिल है। इनमें से कुछ कंपनियों ने 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक 2 से 3 दिन पहले अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले ली। कुछ कंपनियों ने तो पहली बार शॉर्ट पोजीशन ली थी। इन 12 कंपनियों में से 3 भारत की हैं और 4 कंपनियां मॉरिशस की हैं, फ्रांस, हांगकांग, केमन आइलैंड, आयरलैंड और लंदन की एक कंपनी। इनमें से किसी भी कंपनी ने अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बताया। केमन आइलैंड की पेरेंट कंपनी को तो अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में दोषी तक पाया गया और इस पर $1.8 बिलियन का जुर्माना लगा। यानी यह कंपनी पहले से ही इस तरह के गोरख धंधे कर रही थी। इसी केमन आइलैंड की पेरेंट कंपनी ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन 20 जनवरी को ली और 23 जनवरी को कुछ और शेयर खरीदे। इसी तरह से मॉरिशस की एक कंपनी ने 10 जनवरी को पहली बार अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ली। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक पहले यह सारा खेल हुआ। ईडी ने अपनी जांच में बताया कि यह कंपनियां असल मालिक की है ही नहीं, बल्कि विदेश में बैठे बड़े खिलाड़ियों की ब्रोकर है। यह जानकारी ईडी ने एक्सपर्ट कमेटी और सेबी को भी दी। यानी जो लोग बहुत बड़े खोजी पत्रकार बन रहे हैं, खोजी संस्था बन रहे हैं, वो खुद किस हद तक गिरे हुए हैं, आपको ये सब बातें पता चलती। और जैसे ही तुमसे सवाल पूछा गया, तुमने जो है वो सवाल उठा दिए सेबी पे, बिना कोई जांच किए हुए या अपने सबूत दिए हुए। और ये वो हिंडनबर्ग है जिसमें अमेरिका में भी केस चल रहा है, ये भी आपको बता दूं। लेकिन भारत के लोग अब ऐसी चीजों को समझने लगे।
पाठशाला में अब अगली क्लास। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में रेप कांड। सपा नेता गिरफ्तार, अखिलेश खामोश क्यों है? और बंगाल में तो क्रूरता की हदें पार। डॉक्टर के रेप मर्डर कांड पर ममता सरकार और इंडिया अलायंस कैसे बुरी तरह घिर गए हैं। यूपी और बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए साहब।